लेसन प्लान में देखें तो ऑल वी हैव फेलियर थ्योरीज, ठीक है, बल्कि टेक्स्ट बुक से शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक आई होप कहीं दी हो, ये देखें। द टेक्स्ट बुक फॉर दिस कोर्स वुड बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन बाय शिगले, ठीक है। ये बुक आपने खरीदनी है और अगले वीक में मुझे शो करनी है कि आप खरीद चुके हैं। यार आप दोनों क्लोज बैठो, आप कम से कम मास्क नीचे ना करो मास्क नीचे ना करो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बुक है इसका नॉर्मली लास्ट ईयर तो 10th एडिशन बाजार में मिल रहा था, इस साल भी गालिबन 10th एडिशन ही चल रहा होगा, और इट इज एक्सट्रीमली कॉमन बुक, ठीक है, हर बुक स्टोर पे मिल जाती, एंड इट इज अ वेरी वेरी फेमस बुक। इसका नाम बेसिकली इसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, बट मेरा ख्याल है 7th या 8th एडिशन से इसका नाम ही शिगलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन हो चुका है, बिकॉज इट इज कॉमनली नोन बाय दिस इट्स ऑथर शिगले। और ऐसा यूनिट्स में भी मिलती है और मिक्स्ड यूनिट्स में भी मिलती है। नॉर्मली जो ज्यादातर अवेलेबल है उसमें जो है वो यूएस कस्टमरी यूनिट्स और ऐसा यूनिट्स दोनों को डील किया गया, दोनों की एग्जांपल्स मौजूद है, और ऐसे यूनिट्स की एक सेपरेट किताब भी मिलती है, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। लेकिन आपने बुक खरीद के मुझे इसलिए दिखानी है बिकॉज ऑल एग्जाम्स वुड बी ओपन बुक, ठीक है। तो जरूरी है कि आप जल्दी लें किताब और क्लास के अंदर लाएं, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको किताब खोल के पढ़ें, आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि किताब जो है वो मोटी है, ठीक है, इट इज मोर देन 1500 पेजेस, और उसमें से काफी सारा हम कवर भी करते हैं। और जब एग्जाम होता है और आपने किताब को पहली दफा एग्जाम में खोलते हैं तो फिर बस किताब ही देखते हैं एग्जाम में, सवाल करने का टाइम नहीं मिलता फिर, ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप जब उसको पढ़ते हैं, घर में तैयारी करते हैं, यू शुड प्रॉपरली फ्लैग इट, ठीक है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो इधर से फ्लैग देखें, दफा खोले, क्वेश्चन लिखें, ठीक है। चलें, एक हफ्ते से ज्यादा ले लें, लेकिन कोई करना पड़ेगा आपको, या तो यानी आप ये कर सकते हैं कि एक वो बना लें कि इतनी बुक्स चाहिए, बहुत से लोगों को शायद सीनियर से मिल जाए, शायद कुछ लाइब्रेरी में भी पढ़ी हो, लेकिन अगर आप आपस में बैठ के सीआर के साथ, सीआर इन लिविंग है या आउट लिविंग है, तो आपको एडवांटेज हासिल है। सीआर लिस्ट बना सकता है, जी मुझे इतनी किताबें, बाजार से हम पता करवा सकते हैं कितने की किताब है, आप पैसे कलेक्ट करें, हम किताबें बुकवा, इस तरह की कोई कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किताब जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन हर एक के पास होनी चाहिए, एक वीक नहीं तो मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर सबके पास होनी, ठीक है। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स हैं विच आर फाइन। मैं कोर्स कंटेंट्स पे था। अच्छा, स्टैटिक लोडिंग और स्टैटिक लोडिंग के नतीजे में फेलियर कैसे पेश आ सकता है, उसके लिए कुछ फेलियर थ्योरीज पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो मैंने अभी आपको लोडिंग दिखाई है ना, दैट इज वेरी सिंपल, एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में एक पॉइंट पे मल्टी डायरेक्शन में लोड लग रहे हो, उस वक्त कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा का लगाएंगे, शियर स्ट्रेस का लगाएंगे, सिग्मा का लगाएंगे तो बेंडिंग होगी या एक्सियल लोड लग रहा होगा। सो फिजिकली या प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं दोज आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। तो उसके लिए हमें फेलियर थ्योरीज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फेलियर डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल्स का पढ़ेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पढ़ेंगे, फिर हम चले जाएंगे डायनामिक लोडिंग पे। डायनामिक लोडिंग के लिए देर आर होल अदर थ्योरीज, फेलियर की बिल्कुल डिफरेंट थ्योरीज हैं। और ये जो मैं 2 पार्ट बता रहा हूँ ना आपको, स्टैटिक लोडिंग के लिए फेलियर और डायनामिक लोडिंग के लिए फेलियर, इनकी थ्योरीज
ये चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 है बुक का, और इनको मैं बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपने इसको बड़े सीरियसली और तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आगे क्या होगा कोर्स के जब यहाँ तक हम कोर्स कर लेंगे, यहाँ तक जहाँ पे फेलियर थ्योरीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर स्क्रू, वेल्डेड जॉइंट, स्प्रिंग्स, बेरिंग्स, गियर्स, ये सारी चीजें एक एक करके आएंगी और थ्योरीज इन सब में वही लग रही है। स्टैटिक लोड होगा तो स्टैटिक लोड की थ्योरी लगाएंगे, स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग की अपनी इक्वेशंस बन जाएंगी, गियर के लिए गियर की अपनी इक्वेशंस बन जाएंगी, और अगर हम डायनामिक लोड लगाएंगे तो फिर वो डायनामिक लोड वाली इक्वेशंस या जो भी थ्योरीज आपने पढ़ी है वो यूटिलाइज की जाए। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर फॉर्म द बैकबोन ऑफ दिस कोर्स। उसके बाद सिर्फ उनकी एप्लीकेशन है ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। सो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कोर्स CLOs की। अब CLOs और PLOs के इंट्रोडक्शन की तो नहीं जरूरत, सारों को क्लियर है क्या होता है। CLOs आर कोर्स लर्निंग आउटकम्स, जो कि मैप होते हैं किसी PLO से, और टोटल 12 PLO। तो आपने हर PLO को क्लियर करना है टू टेक डिग्री विच इज accredited ऑन आउटकम बेस्ड एजुकेशन OBE वॉशिंगटन अकॉर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 PLOs हैं, 1, 3 और 4, ठीक है। Implementing and investigation of concepts pertaining to load and stress and analysis is PLO 1. Implementation investigation of various failure theories of both ductile and materials is PLO 4. और स्क्रूज, स्प्रिंग्स, गियर्स और शैफ्ट्स के डिजाइन के ऊपर जो भी हम पढ़ेंगे उसमें हम PLO 3 को असेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में वरी करने की जरूरत नहीं, ये बैक एंड पे सारा काम चल रहा होता है। कोई क्वेश्चन किसी CLO से लिंक्ड होता है, कोई किसी से। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप अच्छा एग्जाम करें, सारी असेसमेंट अच्छी करें, प्रोजेक्ट अच्छा जमा कराएं, तो यू विल बी ऑल राइट। ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये नहीं फॉलो होगा इस सेमेस्टर में, तो ये तो मैंने स्टैंडर्ड लेसन प्लान निकाला है, आई डिडंट मॉडिफाई इट, I'll have to modify it before uploading it. तो इस सेमेस्टर में we won't be having 2 sessionals, we will be only having 1 midterm, ठीक है। क्योंकि हमने इस सारे एग्जाम्स और असेसमेंट्स फेस टू फेस मोड में लेने, ऑनलाइन इस दफा नहीं होंगे एग्जाम। सो आपके पास सेशनल्स और फाइनल्स, इनकी वेटेज इस दफा थोड़ी ज्यादा होगी। असाइनमेंट्स होंगी डेफिनेटली, 5% की असाइनमेंट्स भी होंगी, प्रोजेक्ट भी होगा। क्विजेस को हम देखते हैं किस तरीके से चलाना है, तो मे बी क्विजेस टेक होम असाइनमेंट्स की फॉर्म में होंगी, क्योंकि आधी क्लास इधर है और आधी ऑनलाइन बैठी है, तो आई कैन नॉट टेक फेयर क्विज जिसमें आपको और उनको सेम एक फुटिंग पे नहीं होंगे आप। सो ठीक है जी। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने पिछले वीक भी आपसे जिक्र किया था कि आपके NERC के ग्रुप्स बनेंगे, और NERC के ग्रुप्स को मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, NERC के रोबोट में से डिफरेंट पार्ट्स एज प्रोजेक्ट दूंगा, जिसमें आपका डिजाइन ऑफ बेस ऑफ द रोबोट, एनालिसिस ऑफ दैट बेस एंड फैब्रिकेशन ऑफ दैट बेस, ठीक है। आपने फैब्रिकेशन तक जाना है, सिर्फ बेस की फैब्रिकेशन तक, ऊपर मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा, सर्किटरी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बेस का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म जिसके नीचे मोटर्स और व्हील्स लगे और जो भी कपलिंग्स हैं वो लगी हुई है, और आखिरी चीज जो होगी वो मैकेनिज्म का डिजाइन होगा, ठीक है। वो हम फैब्रिकेट नहीं करा रहे, लेकिन जिस मैकेनिज्म के थ्रू आपने NERC का टास्क कंप्लीट करना है उस मैकेनिज्म का डिजाइन हो। क्योंकि 6 लोग होते हैं इसलिए रिलेटिवली टास्क ज्यादा है, आपको लग रहे होंगे, बिकॉज लास्ट सेमेस्टर तक आप लोग 2-2 के ग्रुप्स में प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, अभी 6 के ग्रुप में होगा, ठीक है। तो
ये हमारा प्रोजेक्ट होगा विच वुड बी अराउंड मे बी 5 और 10%। इसको भी देख लेंगे। I'll share the final weightages with you in next week, ठीक है? Final weightages next week में करेंगे। अच्छा, now coming to the introduction. फिर क्या? इंट्रो नहीं आ रहा। डेस्कटॉप पे कौन सी विंडो है? ये वाली? तो डेस्कटॉप से कर लेते हैं। अच्छा जी, सो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स CLOs मैंने बता दिए। PLOs जो 1, 3, 4 आपके असेस होने हैं, दोज आर इंजीनियरिंग नॉलेज, डिजाइन, डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस एंड इन्वेस्टिगेशन। Students who are attending online, can you see the slide with the title Program Learning Outcomes? Yes, sir. Thank you. कोर्स कंटेंट्स मैंने आपको दिखा दिए, बुक आपके पास ये है, ठीक है। अच्छा, ये इस कोर्स को अगर आप देखें तो ये 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 जो है which is in green color, this is what you should have already learnt in mechanics of materials, ठीक है। ये इसका प्री रैक है सॉर्ट ऑफ। मटेरियल प्रॉपर्टी, स्ट्रेस एनालिसिस, स्टिफनेस एंड डिफ्लेक्शन एनालिसिस, ये सारी चीजें आपने की हैं ना। स्ट्रेस एनालिसिस आपको भी दिखाया मैंने कैसे सिग्मास और टॉस फाइंड करते हैं। स्टिफनेस चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे जहां जहां जरूरत पड़ी। और बट स्टिफनेस, व्हाट इज स्टिफनेस? स्टिफनेस इज अनदर मटेरियल प्रॉपर्टी। जब आप कहते हैं कि स्प्रिंग की इक्वेशन F इज इक्वल टू kx, तो उसमें k क्या चीज होती है? स्टिफनेस, ठीक है। तो दिस ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उनको हम स्प्रिंग की इक्वेशन, जब तक वो लीनियर रीजन में रहती हैं तो हुक्स लॉ उसको गवर्न करता है, तो वी टेक इट एज अ स्प्रिंग। और डिफ्लेक्शन एनालिसिस, आपको याद होगा कि आपने डिफ्लेक्शन एनालिसिस भी किया था, जिसमें डेल्टा इज इक्वल टू PL ओवर EA, डिफ्लेक्शन थी ना डेल्टा, याद है? इसी तरह अगर टॉर्क है और वो एंगुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो थीटा की क्या थी इक्वेशन? ये भी नहीं याद वैसे, TL ओवर GIP आई थिंक, है ना। तो ये डिफ्लेक्शंस हैं जो कि आपने पढ़ी हुई हैं इन योर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कोर्सेज। उसके बाद जहां से हम शुरू करेंगे, ठीक है, इसमें एक चीज रह गई थी जो मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में, मोहर सर्कल, वो हमने नहीं किया था। सो विल स्टार्ट विद दैट एंड देन विल जंप टू पार्ट 2 व्हिच इज फेलियर प्रिवेंशन। इसमें स्टैटिक लोडिंग की कंडीशंस के अंदर फेलियर प्रिवेंशन कैसे होती है और डायनामिक में कैसे, दोनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है।
और मैंने बताया कि पार्ट 2 जो है दिस इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ दिस कोर्स। और पार्ट 3 में हम मुख्तलिफ किस्म के मशीन एलिमेंट्स के ऊपर इन थ्योरीज को अप्लाई करेंगे और उनके फेलियर को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे कि जो रिक्वायर्ड लोड है वो मटेरियल को फेल ना करे। यार आपका मास्क किधर है और आपका मास्क किधर है? मास्क नहीं उतारो यार, काफी मुश्किल हो रही है पर लगाया हुआ मैंने, सांस चढ़ जाता है अगर मास्क लगा के बोले। तो प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ डिजाइन ऑफ एन एनईआरसी रोबोट स्ट्रक्चर, ठीक है। बेस उसके अंदर शामिल होगी, जो है डिजाइन जो है आप क्रियो या सॉलिड वर्क्स पे सबमिट कराएंगे, एनालिसिस एनसिस में करेंगे। दोनों चीजें आपको आती हैं, ऑलरेडी मैकेनिक्स का मटेरियल्स में कर चुके हैं, ठीक है। फिर बेस को मैन्युफैक्चर करना है और मैकेनिज्म को डिजाइन करना है जिसने इस दफा एनईआरसी की थीम देखी हुई है सारा, इस पुरानी 2019 वाली है, क्योंकि 2019 20 वाली है, 20 में हुआ नहीं। तो मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने तो देखी हुई होगी या पता होगा। और बाकी जो है वो फिर हम आपको डिटेल में बता भी देंगे। तो आई वुड वांट यू टू मेक ग्रुप्स, ठीक है। एनईआरसी के ग्रुप्स आप सेकंड वीकेंड तक बना लें और इन ग्रुप्स में ये ख्याल रखें कि इन लिविंग्स के साथ ग्रुप हो और आउट लिविंग्स के साथ, ठीक है, ताकि आपको आपस में इंटरेक्शन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंटरेक्शन बैंड है, ठीक है। तो वी डोंट नो कि कब तक ये चलेगा इस तरीके से। तो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप लोग अपने आपस में ग्रुप्स बनाएं और काम शुरू करें। अच्छा, अब हम थोड़ी सी, क्या हुआ, हमसे भी शेयर करो यार, क्या हुआ, कोई रिजर्वेशन या कोई सजेशन क्या है? मास्क में ये भी नहीं पता लगता बोला कौन है। तो क्या कह रहे थे? मिक्स्ड बना लिए? नहीं, वो फिर खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जिस तरह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में भी लोगों ने ग्रुप्स बना लिए, वी डिडंट अलाउ दैट के मिक्सिंग हो, क्योंकि बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस है ना उसकी तरफ। तो आपके पास टाइम है, अभी लेट क्यों आए? अच्छा, आप वो हो, ठीक है। यार ये क्लास का साइज बहुत बड़ा है इन लेवल्स का, इशू। अच्छा, सो दिस इज ये जो दो पिक्चर्स आपको साइड बाय साइड नजर आ रही हैं, लेफ्ट साइड पे जो है दिस इज फ्रॉम द बुक, ठीक है। दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन प्रोसेस, कि डिजाइन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है जी कि सबसे पहले आपने अपनी नीड को डिफाइन करना है, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, एंड यू डोंट वांट टू वॉक देयर। तो आप डिजाइन कुछ करेंगे, कोई व्हीकल करेंगे, कोई मोटरसाइकिल, कोई बाइक, कोई गाड़ी, कुछ डिजाइन आपको करना पड़ेगा, नीड है आपकी, ठीक है। आपने रावलपिंडी से लाहौर जाना है, देयर कुड बी मेनी सोल्यूशन। रेलवे ट्रैक और ट्रेन एक सोल्यूशन है, जहाज एक सोल्यूशन है, गाड़ी एक सोल्यूशन है, मोटरसाइकिल एक सोल्यूशन है। सो देयर कुड बी मेनी सोल्यूशन, ठीक है। आपने किसी एक सोल्यूशन तक जीरो इन कैसे करना है, उसके मुख्तलिफ प्रोसेस के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन कर लें। अब डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम में हर तरह की चीज आ सकती है। आप ये भी कह सकते हैं जी कि मैंने 4 घंटे के अंदर पहुंचना है, आप ये भी कह सकते हैं मैंने 1 घंटे के अंदर पहुंचना है, दोनों के सोल्यूशंस बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम is a very important part which needs to come from the designer, और डिजाइनर कहाँ से लेगा? वो यूजर से लेगा, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद सिंथेसिस,
ठीक है, यानी ये डिजाइन प्रोसेस आप सिंथेसाइज कर रहे हैं अपने आइडिया को इनटू एन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, उस पे मल्टीपल इटरेशंस होंगी, फिर उसकी इवैल्यूएशन, और आखिर में जो मिस हो रहा है दैट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है आखिर में। अब इसमें हर स्टेप की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है आपको इवैल्यूएशन में पता चले कि मेरी डेफिनेशन ही गलत है, हो सकता है आपको इवैल्यूएशन में पता चले सिंथेसिस में प्रॉब्लम थी, एनालिसिस में प्रॉब्लम, तो यू कैन गो बैक टू एनी स्टेप फ्रॉम एनी स्टेप, किसी भी स्टेप से आप वापस किसी और स्टेप की तरफ जा सकते हैं। मुझे ये फिगर बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, लाइक दिस वन मोर, ये मैंने बताई, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, आस्क आइडेंटिफाई द नीड एंड कंस्ट्रेंट्स, आपको कंस्ट्रेंट्स भी पता होने चाहिए और नीड भी पता होनी चाहिए। तो उसके बाद प्रॉब्लम को रिसर्च करें, अवेलेबल सॉल्यूशंस देखें, उसके बाद इमेजिन करें, और अ नंबर ऑफ पेपर पेन लेके टीम्स की फॉर्म में बैठ जाएं, इमेजिन करें, डेवलप करें पॉसिबल सॉल्यूशन, स्केच करें, ठीक है। उसके बाद जो इधर से 5 सॉल्यूशंस आपके पास आए हैं उनमें से सबसे प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन को सिलेक्ट करें, उसकी प्रोटोटाइप बिल्ड करें, ठीक है, उस प्रोटोटाइप को टेस्ट करें, इवेल्युएट करें, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो दैट्स इट, अगर पूरी नहीं हो रही तो इम्प्रूव करें, रीडिजाइन करें एज नीडेड। ये सारे स्टेप्स आपको अपने प्रोजेक्ट में करने पड़ेंगे जब आप रोबोट बना रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड cycle to follow when you are designing something. Not only mechanical structures or mechanics, किसी भी आप एल्गोरिदम भी कोई डिजाइन कर रहे हैं तो you have to follow these steps to get an effective solution. थोड़े से कॉमन सिंबल्स और एब्रीविएशंस देख लें जी। एस जहां भी लिखा होगा इस किताब के अंदर तो वो स्ट्रेंथ, उसके लिए स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ से रिलेट कर रहा होगा। एस एस इज shear strength, ठीक है, एस वाई इज यील्ड स्ट्रेंथ, एस यू इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इन तीनों में किसी को कोई इशू तो नहीं है, किसी को ये इशू तो नहीं है कि इन तीनों में से ये डेफिनेशन किसी की ना पता हो? एनीवन? ओके, देन सिग्मा इज नॉर्मल स्ट्रेस, टॉ इज शियर स्ट्रेस, ये आपको पता ही है। तो ये जो बेसिक है, इसके अलावा बहुत सारी आती रहेंगी एब्रीवेशंस, वो जैसे जैसे आएंगी हम उसको देखते जाएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि डिजाइन के अंदर यूज होता है, दैट इज डिजाइन फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। आप इसके बारे में जानते हैं, कभी पढ़ा होगा, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में भी थोड़ा सा टच किया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, क्या होता है? फरहाद आप थोड़ा सा बताओगे हमें? ठीक है, वो तो हो गया ना स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस जो आप बात कर रहे हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या चीज है? 1 से ऊपर, ठीक है, ठीक है, हाँ सही है, 1 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए 1 से ऊपर? अच्छा, आप जिस चीज की बात कर रहे हो ना, दैट इज नोन एज डिजाइन फैक्टर, ठीक है। डिजाइन फैक्टर क्या है कि स्ट्रेंथ और स्ट्रेस, इनकी आपस में रेशो ले लें, इन डिवाइड कर दें स्ट्रेंथ को स्ट्रेस से। इफ द आंसर इज ग्रेटर, द आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, अगर पार्ट काम कर रहा है, चल रहा है, अपना अपनी पूरी कर रहा है अपनी रिक्वायरमेंट, तो दैट मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रेस से, तभी चल रहा है ना, अदरवाइज टूट जाएगा, फेल हो जाएगा। सो जब स्ट्रेंथ स्ट्रेस से ज्यादा तो ये रेशो 1 से ज्यादा होगी, तो ये जो भी रेशो आएगी हम इसको डिजाइन फैक्टर कहते हैं।
ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, आप कह सकते हैं कि इसका उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले से डिजाइन में डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं जी के फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेट्स कॉल इट एज एन एफ इज इक्वल टू 2, डिजाइनर सेट कर दे अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मींस के s ओवर सिग्मा हैज टू बी इक्वल टू 2, which means के stress cannot exceed half the value of strength, तभी ये 2 आएगी ना। तो अगर मेरे पास yield strength किसी भी चीज की, if I have anything with a yield strength of 100 megapascals for example, and I want a factor of safety of 2, then normal stress cannot exceed what, 50 megapascal। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डिजाइनर कोई ना कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लाजमी रखेगा। वो नहीं चाहेगा कि अलाउ किया जाए कि स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेंथ को अप्रोच कर जाए। अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं रखता तो इसका मतलब ये होगा कि अगर स्ट्रेस की वैल्यू 100 मेगापास्कल भी हो जाए तो भी एक्सेप्टेबल है। बट एज अ डिजाइनर वुड यू लाइक दैट? नो, you would like to incorporate a factor of safety against any untoward या unforeseen। ठीक है। और इसमें यह है कि जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 2 रख देते हैं उसके बाद डिजाइन करते हैं, सिग्मा 50 मेगापास्कल से ऊपर नहीं जा सकता। जब एक्चुअल आपने डिजाइन किया, लोड लगाया, ज्योमेट्री डिजाइन की, मटेरियल सेलेक्ट किया और उसके बाद एक मशीन पार्ट को बना दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस किया तो हो सकता है स्ट्रेस 50 ना हो बल्कि 48 हो, 48 मेगापास्कल हो। तो फिर हम कहेंगे जी के डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 था, लेकिन डिजाइन फैक्टर एनालिसिस के बाद वो 100 ओवर 48 आ गया, विच वुड बी 2.01 और समथिंग। ठीक है, तो ये फर्क है फैक्टर ऑफ सेफ्टी और डिजाइन फैक्टर में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिजाइनर डिजाइन करने से पहले फिक्स करता है, उसको डिसाइड करता है, और जब वो डिजाइन उसके और उसका एनालिसिस कर लेता है तो आखिर में इसी फैक्टर को निकालता है, उसकी वैल्यू दैट कैन बी अ लिटिल बिट डिफरेंट देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड दैट वुड बी नोन एज डिजाइन फैक्टर एनडी। इसकी एक एग्जांपल आगे आ भी जाएगी, लेकिन देखें अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, ठीक है, इसकी बेस पे आपने एक शैफ्ट डिजाइन करनी है। शैफ्ट का तो पता है ना सबको क्या होती है। तो आपने वो शैफ्ट डिजाइन की और से इस डिजाइन के मुताबिक शैफ्ट का डायामीटर जो है वो निकला 2.3 इंचेस। अब आप बाजार में जाएंगे तो क्या आपको 2.3 इंचेस की एग्जैक्ट शैफ्ट मिल जाएगी? प्रोबेबली नॉट, उसके तो अपनी ग्रेड्स होंगे, ठीक है, तो उसके अपने गेजेस होंगे जिसके मुताबिक शैफ्ट। अब एक तरीका है कि आप एक पूरा नया प्रोसेस करें, मशीन शॉप में जाएं, उसको टैप ने उसको कहें कि इसके ऊपर प्रोसेस करे और इसको एग्जैक्ट 2.3 इंचेस का बनाए, तब तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी और डिजाइन फैक्टर सेम हो जाएगा। लेकिन आप अगर सस्ता काम करें, ठीक है, वन ऑफ द कंसिडरेशन इन डिजाइन प्रोसेस इज कॉस्ट कटिंग एज वेल, राइट, आपने कॉस्ट को भी देखना है। तो प्रोबेबली आपको ये जो आप कटवा के लगाएंगे मशीन शॉप से, इससे आधी कीमत में आपको 2.5 इंचेस की स्टॉक शैफ्ट मिल जाए, स्टॉक साइज वाली, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल, आप उसको लगा देंगे। ओवर डिजाइन ही हो रहा है ना थोड़ा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा डिजाइन फैक्टर 2 से बढ़ जाएगा, 2.2 हो जाएगा या 2.3 हो जाएगा, इसलिए ये डिफरेंशिएट इसको किया जाता है। ये इसी तरह की एग्जांपल है, a rod with the cross sectional area of A and loaded in tension with an axial force of P is equal to 2000 pound force undergoes a stress of
sigma equals P over A using a material strength of 24 kilopounds per square inch. ये strength है, ठीक है? Now this is strength. S is equal to 4 kpsi and a design factor of 3. Determine the minimum diameter of a solid circular rod. मुझे diameter चाहिए. Using table A17. ये बेसिकली ओपन बुक एग्जाम रखने का मकसद ये है कि आपको अपेंडिसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है? मटेरियल दिया होता है, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं दी होती, आप फॉरन अपेंडिक्स खोल के उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। तो ये टेबल A17 जो है, इसके अंदर इन रॉड्स के डायमीटर्स जो स्टॉक साइजेस में अवेलेबल है वो दिए होंगे। तो कहते हैं उसको यूज करें और सिलेक्ट अ प्रिफर्ड फ्रैक्शनल डायमीटर एंड डिटरमिन द रॉड्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डिजाइन फैक्टर उसने दे दिया 3 और डायमीटर सिलेक्ट करके आप टेबल A17 से अप्रोप्रिएट स्टॉक साइज सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। तो कोई इसके अच्छा फोर्स जो है वो दी हुई है, E is equal to 2000 पाउंड्स फोर्स। तो कैसे निकलेगा? स्ट्रेस की क्या वैल्यू आएगी जी? P ओवर A, और आपको पता है कि S ओवर सिग्मा हैज टू बी 3, which means के सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 8 kpsi। ऐसे ही है ना? सिग्मा की वैल्यू 8 kpsi होगी क्योंकि इट हैज टू बी divided by strength has to be divided by 3 to get the value of maximum stress. अब आप इस 8 को यहां पुट करके एरिया निकाल सकते हैं। P तो आपको ऑलरेडी पता है 2000 पाउंड। अब ये जो एरिया निकलेगा इससे डायमीटर भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई d स्क्वायर बाय 4, ठीक है? तो 4a over pi अंडर रूट वुड बी इक्वल टू डायमीटर, ठीक है? ये आपका कट गया, मुझे सॉरी। नहीं मान रहा मेरी बात। अच्छा, सो हमने कहा जी कि a इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर बाय 4 है, और a कहां से आएगा? a वुड बी फ्रॉम सिग्मा इज इक्वल टू p ओवर a, ठीक है? और सिग्मा की वैल्यू आप मैक्सिमम 8 रख सकते हैं। p की वैल्यू गिवन है 2000 डिवाइडेड बाय, इधर से एरिया आ गया और यहाँ से इस एरिया को इधर पुट करेंगे तो आप d की वैल्यू निकाल लेंगे। So that d comes out to be 0.564 inches, 0.564 inches। अब क्या आपको एग्जैक्ट 0.564 इंचेस के डायमीटर की शाफ्ट बाजार से मिलेगी क्या रॉड? प्रोबेबली नॉट, ठीक है? तो आप टेबल A17 में जाएं और देखेंगे अच्छा, आप चूंकि कह रहे हैं कि सिग्मा जो है दैट इज फोर्स ओवर एरिया या P ओवर एरिया, तो अब एग्जैक्ट 0.564 की नहीं मिलेगी, तो आप क्या चाहेंगे कि जो मैं सिलेक्शन करूं उससे सिग्मा मजीद ऊपर जाए या नीचे जाए? नीचे आना चाहिए, क्योंकि मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 3 से छोटा नहीं कर सकता, बड़ा करना चाहता हूं, ठीक है? तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं a को बड़ा करूंगा तो सिग्मा छोटा हो जाएगा, क्योंकि एरिया इज इन द डिनोमिनेटर।
तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 0.564 से जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है डायामीटर की, उसे देख लेता हूँ टेबल A17 में से। तो वो 5/8 इंचेस यानी 0.625 इंचेस। जब मैं 0.625 इंचेस की रॉड का एरिया निकालता हूँ और फिर उससे सिग्मा फाइंड आउट करता हूँ और उस सिग्मा को S/सिग्मा इज इक्वल टू डिजाइन फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कन्वर्ट करता हूँ, तो दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाउ कम्स आउट टू बी 3.68। नहीं, डिजाइन फैक्टर पहले डिसाइड करना है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी एनालिसिस के बाद निकलेगा। ठीक है, डिजाइन मैंने अगर उलट बोला है तो गलत। डिजाइन फैक्टर is as evident from its name is given by the designer और factor of safety analysis के बाद। ये एग्जांपल क्लियर है जी सारों को? ये डिजाइन फैक्टर और फैक्टर सेफ्टी का डिफरेंस आपको बता रही है। फिर जी एक रिलायबिलिटी चीज है। रिलायबिलिटी इस पे बात हम बाद में करेंगे मजीद, जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर रिलायबिलिटी का एक सेक्शन है। लेकिन वी वांट आवर एलिमेंट्स टू बी रिलायबल, मशीन एलिमेंट्स को रिलायबल, तो रिलायबिलिटी को भी 99% या 95% या 90% रिलायबिलिटी अचीव करने के लिए भी डिजाइन के अंदर मुख्तलिफ तरीके मौजूद है। डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस आपको पता होनी चाहिए, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स पढ़ रखा है। नॉमिनल साइज क्या होता है? नॉमिनल जब, अच्छा इस तरह ये लिखा हो, अगर ये आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज दिस? मैं फॉर MS टीम स्टूडेंट्स में इसकी बात कर रहा हूँ। दिस इज अ डायमेंशन, राइट? इसके अंदर वो कह रहा है कि 1.005 वट एवर इंचेस और सेंटीमीटर जो भी यूनिट्स है, प्लस माइनस 0.002। तो उसने अलाउ किया है, मुझे डिजाइनर ने अलाउ किया है कि अगर ये पार्ट जो मैंने बनाना था 1.005 इंचेस का, ये 1.003 या 1.007 इनके दरमियान किसी साइज का भी बना तो दैट इज एक्सेप्टेबल, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है ना? तो इसके अंदर ये जो 1.005 है, इसको कहते हैं नॉमिनल साइज। ठीक है, द साइज वी यूज इन स्पीकिंग। तो आपको बता रहा हूँ जी, मैंने इसमें 1.005 इंचेस की शैफ्ट लगी, मैं आगे प्लस माइनस 0.002 तो नहीं बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ ड्राइंग पे लिखा होगा। तो जो हम बोल चाल में साइज इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये, दिस इज द नॉमिनल साइज 1.005। फिर लिमिट्स, द स्टेटेड मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशंस, यानी 1.007 और 1.003 वुड बी द लिमिट्स। टॉलरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू लिमिट्स। तो इसकी कितनी टॉलरेंस होगी, ये जो डायमेंशन लिखी? 0.00, आधे 2 कह रहे हैं, आधे 4 कह रहे हैं, 4 डिफरेंस, तो 0.004। ये मटेरियल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की बात आ गई। ये मेरा ख्याल है आप लोग बहुत दफा देख चुके हैं ये वाला ग्राफ। ये लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ है ये किस मटेरियल का है? डक्टाइल या ब्रिटल? It's ductile because it has a large plastic region. After yield strength, it has a considerably large plastic deformation area. और राइट साइड पे जो है ये ब्रिटल मटेरियल का, ये yield strength के फौरन बाद फ्रैक्चर कर जाता है मटेरियल। ठीक है, तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं। देखें कि ये यील्ड स्ट्रेंथ है, ये फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ में काफी डिफरेंस है, राइट? सो ये एक डक्टाइल, तो डक्टाइल मटेरियल्स को हम सेपरेटली डील करेंगे।
ब्रिटल मटेरियल के अंदर यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत क्लोज होती है, तो ऑफन यील्ड स्ट्रेंथ इज टेकन फ्रैक्चर स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ एज वेल। ठीक है जी, ब्रिटल मटेरियल के अंदर हम ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते यील्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेट या फ्रैक्चर स्ट्रेंथ के अंदर, सेम ही लेते हैं क्योंकि यील्ड के फौरन बाद उसमें टूट जाता है। अच्छा, इन दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, किस मटेरियल को ब्रिटल कहते हैं और किसको डक्टाइल कहते हैं? वो तो डेफिनेशन होगी ना, तो इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या चीज है जो के बाद डक्टाइल शुरू हो जाता है मटेरियल? जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है ना, ये है ना फ्रैक्चर स्ट्रेन, इसकी मैंने एक कंडीशन बताई थी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में, इफ इट्स लेस देन, अच्छा मेरा ख्याल है वो भी इसी में आएगी, बहरहाल 0.005, तो फिर इसको हम कहेंगे जी ये ब्रिटल मटेरियल है, और अगर 0.005 से ज्यादा हुई तो डक्टाइल मटेरियल, यानी ये पॉइंट कितना दूर है जीरो, अगर नजदीक हुआ 0.005 से कम हुआ तो ब्रिटल मटेरियल होगा। ठीक है जी। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट सैंपल है जो कि टेंसाइल टेस्ट के अंदर यूज होता है, और इसको स्ट्रेच करके ये वाला ग्राफ बनता है जिससे आपको मटेरियल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मिल, याद होगा मैंने असाइनमेंट 1 जो दी थी आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में, वो इसी ग्राफ में से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज निकालने की। यार ब्रेक करें या जल्दी खत्म कर लें? If you allow me, I would finish by 10:15. Okay. उसकी वजह यह है कि आज मैंने अभी एक जनाजे पे जाना है 11 बजे। अच्छा, टेंसाइल टेस्ट के अलावा कंप्रेशन टेस्ट भी होते हैं। कंप्रेशन टेस्ट, अच्छा टेंसाइल टेस्ट में इशू क्या होता है? टेंसाइल टेस्ट के अंदर आपने ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड, ठीक है, ये वाली साइड और ये, इन दोनों को क्लैंप करना होता है। इन दोनों को क्लैंप करते हैं यूं, उसके बाद एक साइड को फिक्स कर देते हैं और एक साइड को स्ट्रेच करते हैं। ऐसे होता है टेंसाइल टेस्ट। तो अगर तो आप अब इसको इतना फिक्स करें कि जब आप इसको पुल करें तो ये स्लिप ना हो, ठीक है, इस चक के अंदर या ग्रिप के अंदर स्लिप ना हो, इसके लिए आपको इसको बहुत टाइटली वो करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है। ठीक है, बहुत टाइट इसको सिक्योर करना है। जब आप इसको टाइटली सिक्योर करेंगे तो अगर ये ब्रिटल मटेरियल होगा तो उधर ही शटर कर दे। ठीक है, तो टेंसाइल टेस्ट जो है वो ब्रिटल मटेरियल्स पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसमें ये प्रॉब्लम है। तो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट और टेक्सचरल टेस्ट कहलाता है नॉर्मली, तो वो किया जाता है जिसे 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली एक इस तरह इधर से सपोर्ट दे देते हैं और इधर से लोड लगाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, कि आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू एमसी ओवर आई। ठीक है, तो वहां से निकालते हैं, या फिर आप कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट में मटेरियल इस तरीके से पड़ा हुआ है, आपने ऊपर से लोड लगाना है, आपको कोई चीज फास्टन करने की जरूरत नहीं है, ग्रिप करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो इससे भी आप इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना सकते। इसके अलावा टॉर्शनल स्ट्रेंथ्स आर फाउंड बाय ट्विस्टिंग सॉलिड सर्कुलर बार। ये क्या है जी, ये शियर के टेस्ट है।
अगर आपने shear strength निकालनी है तो आप जिस तरह नॉर्मल स्ट्रेस में सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन है ना, तो ई निकाल रहे होते हैं सिग्मा और एप्सिलॉन में से, और shear स्ट्रेस में टॉ इज इक्वल टू जी गैमा होता है। तो गैमा, व्हाट इज गैमा? गैमा इज एन एंगल, राइट? So you have to rotate this shaft. ये कोई आपने मैकेनिक्स और मटेरियल्स में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें टॉर्शनल स्ट्रेंथ निकाल रहे हो? हाँ, ओके। तो ये चैप्टर 1 और 2 थे जो कि आपके बुक में थे। इसके बाद हम थोड़ा सा चैप्टर 3 के अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया कोर्स फॉर्मली स्टार्ट कब होगा? चैप्टर 5 से स्टार्ट होगा। चैप्टर 4 तक वी आर डीलिंग विद द सेम कॉन्सेप्ट्स दैट वी लर्नड इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, जरा चेक करें टीम्स वाले भाइयों को। हाँ जी, मोहम्मद नवीद, आप हैं हमारे साथ हैं? यस सर, बिल्कुल। तो क्या एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? क्लियरली समझ आ रही है चीजों की? यस सर, चैप्टर 1-2 सही समझ आए हैं अभी तक जितना आपने पढ़ा है। गुड, थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा, अब ये लोड एंड स्ट्रेस एनालिसिस है। इसके अंदर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको आपने या स्टैटिक्स में कवर कर रखे हैं या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्विलिब्रियम। हम कंसिडर हमेशा ये कहते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद उसकी फोर्सेस निकालते हैं, उन फोर्सेस में से स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं या मोमेंट्स या टॉर्क्स जो भी निकालते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए जो कंडीशन हम अंडरलाइंग अज्यूम करते हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये भी आप सारों को पता है कैसे बनाई जाती है, ठीक है। जहां जहां पे बॉडी हैज अ कनेक्शन, जहां से रिजिडिटी आती है वहां से उस कनेक्शन को खत्म करके रिएक्शन फोर्स लगा दी जाती है या रिएक्शन मोमेंट या रिएक्शन टॉर्क, ठीक है। फिर जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, हमारे पास तमाम लोड्स आ जाते हैं, तो फिर हम उससे स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस के कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी थोड़ा सा हमने टच किया था। याद होगा आपको कि मैंने स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ किए थे इस तरह के, है ना। उसमें फॉर एग्जांपल ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ये टॉ, ये कौन सा टॉ है? हाँ? या इसको अगर मैं यूं लिखूं, ठीक है, दिस इज टॉ एक्स वाई। ये कैसे है टॉ एक्स वाई? है ये हम करते इस तरह के जो ये दो सबस्क्रिप्ट टॉ के साथ हमेशा दो सबस्क्रिप्ट आते हैं, या एक्स वाई आएगा या एक्स जी आएगा या वाई जी आएगा, ठीक है। तो जिस प्लेन के ऊपर टॉ लग रहा है उस प्लेन का जो नॉर्मल है दैट इज द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला टॉ डालूं, ये, तो इसका पहला सबस्क्रिप्ट क्या होगा? y, क्योंकि ये जिस प्लेन के ऊपर लग रहा है उसका नॉर्मल, क्योंकि असल में तो ये 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, आपको नजर 2 डायमेंशनल आ रही है, ठीक है। तो दूसरा सबस्क्रिप्ट जो है वो जो डायरेक्शन है टॉ की इस स्ट्रेस की, वो इधर लग जाती है, ठीक है। इधर फॉर एग्जांपल ये टॉ वाई एक्स आ जाए, ठीक है, जो कि असल में टॉ एक्स वाई के इक्वली होगा। क्यों?
Why is tau yx equal to tau xy? Why I'm giving this statement? Because of condition of equilibrium. This cannot rotate. ये रोटेट कब नहीं करेगा? स्ट्रेस एलिमेंट कब नहीं रोटेट करेगा? जब ये और ये स्ट्रेसेस इक्वल हो। तो मैं इसको भी tau xy लिखूंगा। लेकिन असल में ये जो हमारी कन्वेंशन है उसके मुताबिक tau yx बनना चाहिए था, लेकिन आपको बुक में हर जगह ये tau xy ही नजर आएगा, उसकी वजह मैंने आपको। ठीक है, तो इस कार्टेशियन स्ट्रेस ये कार्टेशियन स्ट्रेस कंपोनेंट्स है ना। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्लेन स्ट्रेस, बाज केसेस में दो एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस होती है, थर्ड एक्सिस पे स्ट्रेस नहीं होती, जैसे ये केस है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक्स और वाई के अंदर, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन के अंदर स्ट्रेसेस है। अगर z कार्टेशियन एक्स z या वाई z कार्टेशियन प्लेन के अंदर भी स्ट्रेसेस मौजूद होती तो फिर मैं स्ट्रेस एलिमेंट ऐसा बनाता। ठीक है, फिर मैं इधर भी स्ट्रेस शो करता, इधर भी शो करता, इधर भी शो करता। रबड़ मेरा साथ नहीं दे। ठीक है ना, फिर मैं नॉर्मल स्ट्रेस इधर भी लगाता, इधर भी लगाता। सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्टेट। ये वाली जो ये 3D स्ट्रेस स्टेट है और ये प्लेन स्ट्रेस। तो मोहर सर्कल जो है, मोहर सर्कल मुझे बताएगा कि इस स्ट्रेस एलिमेंट की मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पे नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की क्या वैल्यूज आएंगी। आपने यही काम एक इक्वेशन डिराइव करके किया था मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। अगर आपको याद हो तो हमने इस स्ट्रेस एलिमेंट को एक एंगल पे कट किया था, यूं इस एंगल पे। ठीक है, और फिर इसकी इक्वेशंस बनाई थी टॉ थीटा और सिग्मा थीटा की। उसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स और यानी सिग्मा, अब जब मैंने ये बनाया ना तो फिर इधर स्ट्रेस लग रही होगी, लेट्स से कलर नहीं चेंज होता। अच्छा, तो लेट्स से कि इस सेक्शन के ऊपर एक टॉ होगी और एक सिग्मा होगी। ठीक है, इनको मैं सिग्मा थीटा और टॉ थीटा कह सकता हूँ क्योंकि एंगल थीटा पे कट हुआ है प्लेन। इन टॉ थीटा और सिग्मा थीटा की क्या वैल्यूज होंगी ये आप डिराइव कर चुके हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में। मैं दोबारा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, लेकिन आप पहले से कर चुके हैं। मोहर सर्कल इसी सारी चीज की एक ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, इट इज इजियर एंड मोर प्रैक्टिकल टू यूज। और हम आगे इस कोर्स में मोहर सर्कल के थ्रू क्या करेंगे। तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स का, ये भी आप कर चुके हैं, चैप्टर 3 के अंदर दिया हुआ है। तो मैंने आप इधर से रिवाइज भी कर सकते हैं, अपनी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की बुक से भी कर सकते हैं कि जब आपके पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड्स लग रहे हैं मोमेंट के लिए, ये वाले जो सारे F1 F2 F3 दीज आर ट्रांसवर्स लोड्स, इनकी वजह से बेंडिंग हो रही है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चाहूं पता करना है इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है और शियर फोर्स कितनी है, तो फिर आप उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स और शियर फोर्स डायग्राम्स बना सकते। ठीक है, हर सेक्शन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, याद है ना कि नहीं याद? ये देखो, ये जो मैंने सेक्शन किया ये वाला, लेट्स कॉल इट एज ए, यहाँ पे एक मैं V और एक M लगा देता था। सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए R1 और R2 की वैल्यूज फाइंड करता था, रिएक्शन ऐसी है ना, R1 प्लस R2 वुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3।
और किसी एक पॉइंट पे मोमेंट लूंगा तो दूसरी फोर्स आ जाएगी। R1 R2 फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद मैंने ये जितने सेक्शंस बनाए, इन सेक्शंस के ऊपर आप V और M की वैल्यूज फाइंड करते थे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। और फिर आप एक डायग्राम बना देते थे शियर फोर्स की, एक डायग्राम बनाते थे बेंडिंग मोमेंट। अब इस तरह के जो पॉइंट लोड होते थे, इसमें अगर आपको याद हो तो चेंजेस आती थी, इस तरह की चीज बनती थी। और हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी उसके अंदर, विच वाज के V इज इक्वल टू dm ओवर dx, जिसके मुताबिक मुझे पता था कि अगर V कांस्टेंट है तो m उधर एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर V जो है वो एक स्लोप के साथ होता तो फिर m एक पैराबोलिक कर्व बनता। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये इधर ये फिर ये स्टेप आ गया और ये स्टेप आ गया, तो इस तरीके से आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनती है। ये सारी काम हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में कर चुके हैं। अगर एक लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता फिर क्या होता है जी? ये भी किया था ना आपने, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स भी देखे आपने, लीनियरली वेरिंग लोड्स भी देखे। इससे ज्यादा नहीं आपने कॉम्प्लेक्स चीज। अगर इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज आए तो फिर आपको उसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा, आपको उसका फंक्शन बना के उसका, क्योंकि आपने एरिया अंडर द कर्व निकाला। यहाँ पे आप क्या करते थे, आप यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देते थे एरिया, यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला लगा देते थे। अगर ऐसा आ जाएगा तो आप इसका फंक्शन निकालेंगे Q ऑफ x और इसको x के साथ इंटीग्रेट करें। कंटिन्यूइंग ऑन, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस सिग्मा और टाउ से आप लेबल करते हैं। नॉर्मली इनके जो यूनिट्स हैं वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होते हैं। ठीक है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, यानी पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, ये यूएस कस्टमरी यूनिट्स में। और ऐसा यूनिट्स में क्या होते हैं जी? पास्कल्स, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आप नॉर्मली मेगा पास्कल्स और गीगा पास्कल्स में जाते हैं, विच इज 10⁻6 पास्कल्स और 10⁻9 पास्कल्स। ठीक है, कार्टेशियन स्ट्रेस कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा कट रहा है, इसलिए मैं इसको जरा यूं करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल पे नॉर्मल स्ट्रेस लगी। नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ पे होती है जी? वो प्लेन के नॉर्मल लग रही होती है। So you have sigma x along the x-axis, which is the normal to this plane, and then you have two taus. तो shear, देखिए shear stresses along the plane लगती है ना, normal stress is normal to the plane, shear stress along the plane है। तो कार्टेशियन कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करें shear stress को, तो shear stress या जाएगी along y axis या जाएगी along z axis, ऐसे ही है। तो इट वुड बी आइदर tau xy या tau xz, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सबस्क्रिप्ट वो क्या होगा, वो उस प्लेन का नॉर्मल होगा, which is x in this case, और सेकंड सबस्क्रिप्ट इज द डायरेक्शन इन which that tau is being applied, that shear stress is being applied। तो वो इस केस में, ये जो फर्स्ट ऊपर वाला केस है, इस केस में y के लॉन्ग लग रही है shear stress, so this is tau xy, और यहाँ पे z के लॉन्ग लग रही है, so this is tau xz। ठीक है, तो these are Cartesian stress components, normal stress और shear stress।
अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्टेट है, स्ट्रेस एलिमेंट है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट। सिग्मा एक्स, ये देखें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा जी प्रेजेंट नहीं है, दिस इज अ प्लेन स्ट्रेस कंपोनेंट। ये टॉ एक्स वाई है, ठीक है। नाउ दिस शुड हैव बीन व्हाट, टॉ एक्स वाई, ठीक है, या माइनस टॉ एक्स वाई इसको कह सकते हैं, बट सिंस मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देयर इज नो नीड फॉर अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये भी टॉ एक्स वाई। अब ये टॉ एक्स वाई और टॉ एक्स वाई दोनों इक्वल हैं, क्यों है इक्वल? क्योंकि टॉ इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। जब इन दोनों का ये वाला एरिया सेम है, तो दैट मीन्स कि फोर्स भी सेम होगी तो इक्विलिब्रियम होएगा। इसका मतलब टॉ हैज टू बी इक्वल, area is already equal, force has to be equal in order to maintain equilibrium। बात समझ आ रही है तारों को? मैं कह रहा हूं ये जो टॉ होता है, ये वाला टॉ, ये क्या होता है? ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट इज बीइंग अप्लाइड अलोंग द एरिया, जिस एरिया के अलोंग ये अप्लाई हो रहा है। तो जब एरिया इन दो, इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया, ये तो बराबर है ना। अगर मैं ये पूरा बनाऊं तो ये क्यूब है, हर साइड बराबर है, तो एरियाज ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल। तो इस फेस का एरिया और इस फेस का एरिया इक्वल है। इसका मतलब है कि टॉ एक्स वाई इज एफ, ठीक है, A1 अगर इसको मैं कहूं, तो टॉ ये वाला जो एक्स वाई है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ओवर A1, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों शेयर स्ट्रेसेस जो हैं, अच्छा इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इक्विलिब्रियम कहता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड्स और डाउनवर्ड सारी फोर्सेस को इक्वल होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि ये एफ और ये एफ भी इक्वल है, तो दैट मीन्स के बोथ दीज टॉस आर इक्वल। समझ आई है? तो दीज टू टॉस, अब ये दोनों टॉस हैं, ये इसको रोटेट कराएंगे इस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो वी नीड टू बैलेंस दिस रोटेशन एज वेल, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। देयरफॉर ये वाली जो स्ट्रेस है विच वाज एक्चुअली टॉ वाई एक्स, इसको भी मैंने टॉ एक्स वाई लिखा और इसको भी टॉ एक्स वाई लिखा, ताकि ये जो क्लॉकवाइज फिर मोमेंट बनाएंगे, दैट हैज टू कैंसिल दिस वन, ठीक है। जो वर्टिकल फेसेस के ऊपर कपल लगने से रोटेशन आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे जो कपल लग रहा है उसने उस रोटेशन को एग्जैक्टली कैंसिल करना, जीरो कर देना, तभी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगा। इस वजह से टॉ एक्स वाई टॉ एक्स वाई टॉ एक्स वाई टॉ एक्स वाई, हर जगह टॉ एक्स वाई। तो देयरफॉर द पॉइंट इसमें से क्या निकाल रहे हैं हम? पॉइंट ये है कि प्लेन स्ट्रेस के अंदर कंप्लीट स्ट्रेस स्टेट इज डिफाइंड बाय 3 stresses, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टॉ एक्स वाई। मुझे 3 स्ट्रेस स्टेट्स चाहिए कंप्लीटली प्लेन स्ट्रेस की स्ट्रेस स्टेट डिफाइन करने के, इसके अलावा कोई और स्ट्रेस नहीं होगी, ठीक है। अब आप इधर आ जाए 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्टेट के ऊपर। यहां पे आप देखें तो कितनी स्ट्रेसेस नजर आ रही हैं आपको? 4, 6, 7, 8। मैं ये वाली स्ट्रेस वाली, these are the same as sigma x and sigma y, ठीक है।
तो यहां पे आपके पास 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स सी, टॉ वाई एक्स, टॉ वाई जी एंड टॉ जी एक्स, टॉ जी वाई। ये सारे आप देख लें डायरेक्शंस, ये टॉ एक्स वाई होगा क्योंकि एक्स है और वाई, ये टॉ एक्स जी होगा, इसी तरह ये टॉ जी वाई होगा क्योंकि इसका नॉर्मल जी है और डायरेक्शन वाई है। इसी तरह, सॉरी मैं भूल जाता हूँ कि टीम्स में भी लोग, तो ये सिग्मा एक्स है, इस फेस के नॉर्मल एक्स है, तो दैट मीन्स के इस फेस के ऊपर जो भी टॉस लग रहे हैं उनका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट एक्स होगा और आगे आप देख लेंगे किस डायरेक्शन में लग रहा है। सो दिस इज टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जी। ये जो फेस है इसका, ये जो फेस है इसका नॉर्मल जी है, सो बोथ टॉस हैव जी एज द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, एक टॉ जी वाई है, एक टॉ जी एक्स है। इसी तरह ये टॉ वाई एक्स और टॉ वाई जी, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और साथ 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस, टोटल आपके पास ये 9 कंपोनेंट, 9 कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेसेस। इनमें हाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन की वजह से जरूरी है कि टॉ वाई जी और टॉ जी वाई इक्वल, ठीक है। तो ये 3 आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस की वजह से ये 3 स्ट्रेसेस इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस मीन्स के आपके पास 6 स्ट्रेसेस होनी चाहिए टू कंप्लीटली डिफाइन द स्ट्रेस स्टेट ऑफ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। तो अच्छा, प्लेन स्ट्रेस में क्या होता है जी, प्लेन स्ट्रेस में जी वाले सारे कंपोनेंट जीरो होते हैं, ठीक है। उसमें सिग्मा जी जीरो होता है, एक्स जी, वाई जी, जी एक्स, जी वाई, ये सारे जीरो होते हैं, ठीक है। तो आगे जी जो है मैं इधर खत्म करने लगा हूं। आगे हमारे पास प्लेन स्ट्रेस के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जब हम सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, प्लेन स्ट्रेस के अंदर जब आप सेक्शन की कोई ओरिएंटेशन ले लेते हैं तो उसके ऊपर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होती है, वो सिग्मा थीटा और टॉ थीटा होते हैं। इनके फॉर्मूलाज आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। फिर आप ये देखते हैं कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किधर है। आप इसको 0 से 360 डिग्री तक रोटेट करें, किसी एक थीटा पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगी और किसी एक थीटा पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी। ये उनके फॉर्मूलाज गिवन है। थीटा का भी फॉर्मूला होगा कहीं पे, ठीक है, ये वाला, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एंगल है और ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का एंगल है। तो ये सारी एक लंबी डेरिवेशन है, मैं इससे मिलती जुलती डेरिवेशंस आपको मैकेनिक्स और मटेरियल्स में करा चुका हूँ, ये आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम इन इक्वेशंस को नॉर्मली यूज भी नहीं कर रहे होंगे, वी विल यूज मोहर सर्कल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि कल है। कितने बजे है कल? 3:30 बजे मेरा ख्याल है कल हमारा लेक्चर, ठीक है। 3:30 बजे कल हमारा लेक्चर होगा जिसमें रोल्स रिवर्स हो गए होंगे। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में वो क्लास में होंगे और आप लोग अपने कमरों में होंगे, ठीक है। सो आपने क्लासेस कल जिस तरह 8:45 पे आपने टीम्स पे आ जाना, अपने लेक्चर्स लेते रहने, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इशू आता है तो फिर आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने क्लास स्क्वाड से या मुझसे। और लैब तो यार आपको बताया गया है कि लैब सारी फेस टू फेस होंगी। आज जितनी लैब्स होंगी मंडे वाले दिन वो सिर्फ इन लिविंग्स कर रहे हैं, आउट लिविंग्स नहीं कर रहे, लेकिन इन लिविंग्स 1 वीक की नहीं करेंगे। आपको 4 घंटे की लैब का स्लॉट दिया गया, उसमें आप 2-2 घंटे में 2 लैब्स करेंगे, इस वीक की भी नेक्स्ट वीक की। अगले मंडे को आउट लिविंग्स आ गए होंगे, आप लोग घर पे होंगे या कमरे पे होंगे, ठीक है। तो वो उन्हीं 2 घंटों में वही 2 लैब्स करेंगे।
फिर उससे अगले वीक आप कर लेंगे। तो इस तरह हम लैब्स को कवर करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको अब स्टॉप कर